गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 5 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में से हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देखेंगे जिनको हम केवल उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से दिए गए होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर के अंदर यूपीएससी के सिलेबस से रेलिवेंट आर्टिकल्स आते हैं हम उनको पढ़ पाएंगे, जिससे यूपीएससी से रेलिवेंट कुछ भी न्यूज़ में करंट अफेयर में नहीं बचेगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट बिफोर पॉल्स प्लीज टू वेरीफाई काउंट इन ऑल ईवीएम्स। देखिए बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की और बात यहाँ पर हो रही है ईवीएम की। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारे पिटीशंस जाती हैं, लगातार 1 साल से ये पिटीशंस जा रही थी। पिटीशंस यानी कि याचिकाएं जा रही थी और बहुत सारे लोगों ने याचिकाओं को लगाया था, जिनमें से एक यहाँ पर जो एसोसिएशन है जो कि है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो भी उसमें से एक थी। अब उसकी ऊपर अपेयरिंग यहाँ पर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और अब उन्होंने बोला कि जितनी भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स होती हैं जो कि लोकसभा के अभी इलेक्शन होने वाले हैं, 19 अप्रैल से ये इलेक्शन शुरुआत हो जाएगी इनकी, तो जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उनके द्वारा जितने भी वोटर आएंगे और जो भी वहाँ पर वोट डालेंगे तो उसको क्या करना होगा, साथ साथ में वेरीफाई करना होगा। ये करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनके अंदर कुछ गड़बड़ी की जाती है। इसी वजह से अगर कोई वोटर यहाँ पर जाकर किसी और के साथ में भी वोट कर रहा है, किसी मान लीजिए 4 पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी ABCD के नाम से, एक वोटर आता है जो पॉलिटिकल पार्टी A को वोट कर रहा है, लेकिन बाय फंक्शुअली उसमें ऐसा एडिट था कि C को उसकी वोट चली जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर जो 5 पोलिंग स्टेशन है केवल उन्हीं पर अभी तक ये वेरिफिकेशन होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो है EC जो हमारे होते हैं इंडिया के, उनको ये बोला कि वो बिल्कुल इस पे बिल्कुल ध्यान दे और सभी के सवाल जो पोलिंग बूथ होते हैं उनके ऊपर अब से वेरिफिकेशन इलेक्शन के अंदर करवाई जाए। इसी के अंदर जो पिटीशन है उन्होंने टॉप कोर्ट में एक रिपोर्टेड जो जजमेंट आई थी उसके ऊपर इसको रेफ़र किया था। 2013 के अंदर हम देख पाते हैं कि कैसे एक रिपोर्ट आती है जो कि थी सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने खुद ही ये बोला था कि देखिए इलेक्शन जो होते हैं उसमें फुललेस ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जो कॉन्फिडेंस है वोटर्स का वो अच्छे से यहाँ पर रह पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है 3 फ्रीड राजीव केस कन्विक्ट सेंट बैंक टू श्रीलंका। देखिए जब भी बात आती है राजीव जो गांधी थे यानी कि पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनके साथ में क्या हुआ, उनका हो जाता है असैसिनेशन, उनको मार दिया गया था। वो एक रैली पे गए हुए थे और उसी के अंदर श्रीलंका से कुछ लोग आते हैं क्योंकि वो एक अग्रीमेंट करना चाहते थे यहाँ पर श्रीलंका के साथ में, जो कि तमिल के जो लोग थे वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो लोग आते हैं अपनी बॉडी के ऊपर बॉम्ब लगाते हैं और सुसाइड मर्डर के साथ में हमारे जो राजीव गांधी थे उनके साथ भी क्या होता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। खैर इसके बाद में ये जो कन्विक्ट्स है इनको पकड़ लिया जाता है। जो उनका साथ दे रहे थे उनमें से 3 थे जो कि थे मुरागन अली सरीराहन, रोबेस्ट पायस एंड जया कुमार। ये तीनों जो है इनको उम्र कैद की यहाँ पर सज़ा दिलवाई जाती है, लेकिन अभी क्या होता है कि थर्सडे को इनको छोड़ दिया जाता है। थर्सडे को इनको छोड़ के श्रीलंका के लिए वापस भेज दिया जाता है। समय से पहले इनको जो छोड़ना है उसका कारण हम देखते हैं कि एक कैंप के द्वारा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है वो कहती है कि ठीक है इनको छोड़ सकते हैं। जो यहाँ पर हाई कमिश्नर है श्रीलंका का वो उनको इनसे सौंपा जाता है। अब देखते हैं कि बहुत सारे साल वैसे ही हो चुके हैं, माफ़ी पहले इनको दी जा चुकी थी और अभी ये लोग छूट भी गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर मेरा एक ग्रुप है यूपीएससी स्प्रिंट के नाम से, जहां पर आप मुझे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जितने भी आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल जो मीन्स इम्पोर्टेंट होता है और जिसमें से सवाल आ सकता है तो क्वेश्चन बना के मैं आप लोगों को उसमें दे देती हूँ। साथ ही में उसका जो आंसर का फॉर्मेट होता है मेंस के आंसर के फॉर्मेट में आपको सेम टू सेम आंसर उससे मिल जाता है। इसी के अलावा जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको भी जो पीपीटी है वो भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाती है, सो दैट आप उसका भी इस्तेमाल कर सके रिवीजन के टाइम पे। इसका लिंक जो मिलेगा वो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर भी हम देख पाएंगे कि एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है हमसे उसमें इसको पूछा जा सकता है।
आर्टिकल बोलता है कि रिस्क फ्रॉम ग्लेशियर लेक फ्लड्स, यानी कि जो बाढ़ आने वाली है, ग्लेशियर से जो बाढ़ आती है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। खास करके ये रिस्क जो है वो उत्तराखंड स्टेट के बारे में बात कर रहा है। उत्तराखंड में पहले भी भयंकर ग्लेशियर लेक्स की वजह से तबाही आई है। अब की बार फिर से यही कहा जा रहा है कि कैसे 2013 के अंदर केदारनाथ के अंदर जैसी बाढ़ आई थी और 2021 में चमोली के अंदर जैसी बाढ़ आई थी, वैसा ही कुछ भयंकर मंजर यहाँ पर सामने आ सकता है। रिपोर्ट क्या कहती है और क्या है ये वैलीज और क्या होती है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट, चलिए इसको समझते हैं। अभी हमने कुछ महीने पहले देखा था कि कैसे 2023 के अंदर नवंबर में यहाँ पर सिक्किम के अंदर भी एक ग्लेशियर आउटफ्लड हो गया था, जिसकी वजह से जो ताप्ती रिवर वहाँ पर है उसके ऊपर जो बांध बने हुए थे वो टूट जाते हैं। खैर वो इतना बड़ा नहीं था, हमने उसमें समझा था, लेकिन आज हम फिर से समझते हैं कि क्या होता है और क्या होती है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट। देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक 2 टीम बनाई गई थी एक्सपर्ट की, जिनका काम ही ये था कि जो 5 ऐसी हजारडियस लेक है जिनसे एक नुकसान हो सकता है, उन लेकों पर जाकर आपको एक्सपर्ट के द्वारा इवेल्युएट करना है, एग्जामिन करना है कि उससे नुकसान होगा तो कितना होगा। इसके अंदर जो लेक हैं उनको यहाँ पर इवेल्युएट किया गया, जिसके अंदर ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड हो सकती है। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड को ग्लोब्स के नाम से अब हम बोलेंगे, ग्लोब्स इनको बोला जाता है। और ये जो होती है ये बहुत ही डिजास्टरस यहाँ पर रिजल्ट लेकर आए हैं। पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा, इनमें से 13 जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वनरेबल लेक्स हैं कि इसमें कुछ भी किसी भी समय पे कोई भी घटना हो सकती है, वो हम देख पाते हैं उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर है सबसे पहले टेहरी के अंदर भिलाल गंगा के पास में 0.23 स्क्वायर किलोमीटर में ये है और इसकी जो डेप्थ है वो है 4737 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चमोली के अंदर में भी है एक, जिसको विष्णु गंगा के ऊपर लेक बनी हुई है। नेम उसका कुछ रखा नहीं गया, अननेम्ड उनको रखा गया है। थर्ड हम देखते हैं जो कि है वसुधरा ताल के नाम से, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही ये आती है। फिफ्थ हम देखते हैं मबान के नाम से, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, लेसर यगती वैली के अंदर। इसके बाद जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स है वो अगेन पिथौरागढ़ के अंदर कुछ और ऐसी लेक्स है जो यहाँ पर है, जिनका फटने का, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलाब आने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर पिथौरागढ़ के अंदर ही एक जो लेक है जो कि है पुयुन गुरु के नाम से, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है, काफ़ी ज़्यादा हजार्डियस है, डेंजरस समाई हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पिथौरागढ़ के अंदर एक कुंती तंगई वैली है, उसमें भी एक लेक है। खैर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं जिनके नाम रखे गए हैं, जैसे कि वसुंधरा ताल, मबान और यहाँ पर पयुंग गुरु, तो ये ऐसी लेक्स है जो 3 लेकों के नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में पहले भी 2 बार इतना बड़ा भयानक मंजर देखा जा चुका है। ऑलरेडी केदारनाथ के अंदर जब तालाब आता है, केदारनाथ के अंदर जब यहाँ पर वैली में बहुत ही ज़्यादा लेक से जो फ्लड है वो निकलती है, और इसी वजह से ये जो है करंट भी यहाँ पर बन जाता है। गोल जो था रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज का, वो यही था कि इसकी वजह से जो पॉसिबिलिटी है ग्लोफ इंसिडेंट्स की, उनको रोका जा सके या कम किया जा सके। मान लीजिए हमने अभी क्या किया है, रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद में ये सामने आ ही जाता है कि ये सारी की सारी ऐसी लेक्स है जिनके अंदर जो फ्लड है वो आ सकती है, तो क्यों ना उसको कैसे कम किया जा सकता है, समय पे उसको रोका जा सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। तो स्ट्रेटजीज बनाने के लिए पहले समझ में आना होगा कि एक्चुअली में ये ग्लोफ क्या होती है और क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ रही हैं। ग्लोफ एक ऐसा डिजास्टर इवेंट होता है जो कि कभी कभी जो ग्लेशियर लेक होती है, यानी कि ग्लेशियर की वजह से जो लेक बनी हुई थी, बर्फ़ की जो लेक होती है, जब वो पिघलती हैं तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, और पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जो भी उनके सामने जो बांध नुमा कोई भी चीज़ होती है, जिसको लोरेन और मोरेन बोला जाता है, वहाँ से वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकलता रहता है, बहता रहता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए सरफेस का जो टेम्परेचर है वो जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो ग्लेशियर है वो क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि कैसे गर्म जो हवाएं होती हैं उसके ऊपर प्रेशर कम होता है तो वो ऊपर चली जाती है। ऐसे ही जब भी पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, और गर्म जो यहाँ पर ठंडा पानी था वो उसकी जगह लेना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे
यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रही है, उसी की वजह से यहाँ पर बाढ़ आ सकती है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है और इसका पूरा का पूरा जो योगदान दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैसे जैसे यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, वैसे वैसे ये सारी समस्याएं सामने आएंगी। और किसी भी महीने के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसी लेक है जो फट सकती है, जिसकी वजह से लाखों लोगों का यहाँ पर जो घर होते हैं, उनके जो जीवन पे क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, वो देखने को मिलेंगे कि क्या क्या उससे उनको नुकसान होंगे। ज़्यादा जो ग्लेशियर होते हैं, देखिए क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे बहने लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेंजरस लेक बनने शुरू हो जाती हैं। और जब ये लेक्स बहुत ज़्यादा भर जाती है और इनके अंदर अनस्टेबल आइस हो जाती है, सेडिमेंट हो जाते हैं, लूज रॉक्स वगैरह के, डेब्रीज वगैरह के, इन सभी केस के अंदर जब यहाँ पर गर्मी और बढ़ती है तो जो पानी का अमाउंट होगा, ह्यूज अमाउंट बनेगा और ह्यूज अमाउंट होके, बहुत ज़्यादा अमाउंट होके वो बाहर निकलेगा। ग्लोव बहुत सारे कारणों से और भी ट्रिगर हो सकती है, जैसे कि ग्लेशियल काल्विंग जो होती है उसकी वजह से आइस के जो चंक होते हैं, मान लीजिए ग्लेशियर पे वो लगे हुए थे, वो एकदम से किसी लेक के अंदर यहाँ पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो एकदम से ऊपर हो जाता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कभी कभी ऑलवेंचेस हो जाते हैं, या कभी कभी जब लैंडस्लाइड जैसी हम घटनाओं को देखते हैं तो उससे भी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, चीज़ें जो है लैंड नीचे की तरफ घिस रहा है और चीज़ें डेब्रीज के रूप में, पत्थरों के रूप में, पहाड़ों के रूप में जब लेक में आते हैं तो पानी भी उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। इसी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से जो लार्ज वॉल्यूम होता है पानी का सेडिमेंट्स के साथ में, वो बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ बहने लग जाता है। और इसकी वजह से जो वैलीज होती है, क्योंकि ये एक वैली, उत्तराखंड जो है वैली और माउंटेन्स का एरिया है, ज़्यादातर जो लोग बसते हैं वो घाटियों में बसते हैं, पहाड़ों पर आप नहीं बस सकते हो, तो वैलीज के अंदर में ये पानी बहुत बड़ी मात्रा में जाता है, ह्यूज मात्रा में जाता है। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर हैं, जिसके अंदर रोड आ चुकी है, ब्रिजेस आ चुकी हैं, बिल्डिंग आ चुकी हैं, उन सभी का नुकसान होता है, सिग्निफिकेंट लॉस दिखाई देता है, लाइफ्स के ऊपर भी, लाइवलीहुड के ऊपर भी। अब हम देखते हैं कि अभी क्यों ये स्पॉटलाइट के अंदर है। रिसेंट ईयर में हमने देखा कि एक राइज हो रहा है, जब उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के अंदर ग्लोव इवेंट्स का राइज हो रहा है हिमालयन रीजन में, जिसकी पूरा कारण मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ग्लोबल टेम्परेचर के कारण ये जो ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, उसी की वजह से यहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, पीछे से पानी आ रहा है तो आगे वाला पानी आगे बह रहा है। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ऐसे वनरेबल एरियाज़ के अंदर में। मान लीजिए आपने लैंडस्लाइड क्यों होती है, जब लैंडस्लाइड ज़्यादातर कैसे होंगी कि आपने कुछ उसके ऊपर प्रेशर इतना डाल दिया है लैंड के ऊपर कि वो क्या करेगा, उस प्रेशर को झेल ही नहीं पाता है लंबे समय के अंदर, क्योंकि वो वैसे ही वनरेबल एरिया, उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते हो। इन सभी कारणों में काफ़ी टाइम के बाद में एकदम से शायद ऐसा ना हो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं होती जाती हैं। फिलहाल के लिए 1980 से हम देख पाएंगे कि कैसे हिमालय का जो रीजन है, पर्टिकुलरली साउथ ईस्टर्न और तिब्बत एंड चाइना के जो नेपाल बॉर्डर है, उनमें काफ़ी सारे यहाँ पर ग्लेशियर लेक एक्टिविटीज़ हैं जो बढ़ चुकी हैं। ये जो एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, इसकी वजह से न्यूमेरियस कम्युनिटी जो वहाँ पर रहती है बहुत सारी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थर्ड पोल के अंदर, उनको बहुत सारा यहाँ पर डर हो जाता है, खतरा हो जाता है कि कैसे अगर ये फट जाती है तो इन लोगों का जो यहाँ रह रहे हैं उनका क्या होगा। अप्रोक्सीमेटली एक यहाँ पर जनरल है नेचर के अंदर, उसके अंदर एक रिपोर्ट छापी जाती है थर्ड पोल के नाम से, और उसमें बताया जाता है कि अगर यहाँ पर तिब्बत की प्लेटू से जो लेक्स है उनका पानी निकलेगा तो लगभग 6350 किलोमीटर का जो एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उस पर यह रिस्क है ग्लोव हो जाएंगी, जिसकी वजह से 55,000 से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स होंगी वो यहाँ पर नुकसान हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। 105 ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे पानी से हम लोग बिजली बनाते हैं, वो नुकसान हो जाएंगे। 194 स्क्वायर किलोमीटर का जो फार्म लैंड होता है, खेती होती है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, वो खराब हो जाएगा। 5005 किलोमीटर के ऐसे रोड्स होंगे जिसमें हमें नुकसान देखने को मिलेगा, और लगभग 4338 ब्रिजेस है, यहाँ पर पुल बने हुए हैं जो टूट फूट जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। फरवरी 2023 में एक और रिपोर्ट जिसमें पता चलता है कि कैसे 3 मिलियन ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर, और 2 मिलियन यानी कि 3 मिलियन 30 लाख लोग ऐसे होते हैं इंडिया में, और 20 लाख लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको ग्लोव्स का खतरा होता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान भी यहाँ पर जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी सिचुएशन क्या है उत्तराखंड के अंदर? उत्तराखंड में देखिए 2 मेजर ग्लोव इवेंट्स पास्ट में हो ही चुके हैं। पहला 2013 में होता है केदारनाथ वैली के अंदर, जिसमें हज़ारों में लोगों की डेथ होती है। सेकेंड होता है 2021 के अंदर, जिसमें
फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या है, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, जीएस पेपर 3 में भी आप इसको कवर कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया होता है वो क्या करती है, डिपार्टमेंट उसका पूरा का पूरा बना हुआ है। फ्लैश फ्लड्स क्या होती है, शहरों में एकदम से बाढ़ आ जाती है बिना कुछ सोचे हुए, फिर वो 5-6 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद वापस से पानी जो है उसको मैनेज कर लिया जाता है। तो ये अभी हुए थे उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड के अंदर 13 ऐसे ग्लेशियर लेक्स हैं जिनके ऊपर ग्लोव्स हो सकता है। एक्चुअली में अभी जो एनालिसिस हुआ है अवेलेबल डाटा एंड रिसर्च से, उससे समझ में आता है कि जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बताते हैं कि रिस्क जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है। यानी कि ये जो आपको लेक्स के नाम यहाँ पर दिखाई देते हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होती है कैटेगरी ए, दूसरी होती है कैटेगरी बी, तीसरी होती है कैटेगरी सी। अब कैटेगरी ए जो होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, बी सी जो होती है, बी होती है मीडियम होती है, सी होती है उसमें कम खतरा होता है। ऐसी माना जा रहा है कि 5 ऐसी हाईली सेंसिटिव ग्लेशियर लेक्स हैं जो कैटेगरी ए में आती हैं, यानी कि कभी भी उनके अंदर कुछ भी हो सकता है, जिसमें वसुंधरा ताल जो कि धौली गंगा बेसिन के अंदर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, 4 ऐसे लेक्स हैं जो कि पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, मबन लेक, लेशरी में, पयूनगरा दारमा बेसिन में, और एक अनक्लासिफाइड लेक्स है दरमा बेसिन के अंदर ही, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी दिखा रही है। अगेन जो राइजिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो रही है। हील का जो हम देख पाते हैं कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके 1.6 से 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। 2021 से लेके 2050 तक का ये डाटा और निकाला जा रहा है कि इसकी वजह से इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट के और भी लोग हैं, जो उत्तराखंड से नीचे आप यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब स्टेट्स को भी देखते हैं तो यहाँ तक भी उसका जो इम्पैक्ट होगा वो दिखाई देगा। खैर, इसको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। उसके लिए जीएस पेपर 3 में आप क्या कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर किया जा सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है पार्ट 2, विकसित भारत, व्हाई इंडिया शुड टारगेट पर कैपिटा नॉट एग्रीगेट जीडीपी। देखिए, ये जो आर्टिकल है लिखा गया है हरीश दामोदरन के द्वारा और उन्होंने बहुत सारा डाटा दिया है। अब हमारा विकसित भारत से क्या मतलब है, विकसित भारत से मतलब है डेवलप्ड इंडिया, यानी कि पूरा का पूरा जब विकसित हो जाता है कोई चीज़ तो वहाँ पर हमें पहुँचना है। और ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जीडीपी पे ध्यान देने से शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम पर कैपिटा यानी कि एक इंसान पूरे साल में कितना कमा रहा है पर कैपिटा पर हेड, अगर उसको हम बढ़ाने लगेंगे तो जीडीपी तो उसका ऑटोमेटिकली उससे बढ़ेगा ही, क्योंकि एक इंसान अगर ज़्यादा कमाएगा तो एवरेज में जीडीपी क्या हो रहा है, ज़्यादा कमाएगा। अब इन्होंने चाइना के मॉडल को यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि चाइना और इंडिया जो है 1990s के अंदर लगभग एक दूसरे के साथ में ही खड़े हुए थे, सेम खड़े हुए थे, लेकिन चाइना आज वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है यूएसए के बाद में, और हम आज भी 5वीं इकोनॉमी के ऊपर ही रह गए हैं। तो पहले हम जब 1990 में जाते हैं तो चाइना एक ऐसा देश था जो 11वीं वर्ल्ड में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया आता था 12th नंबर के ऊपर। अब आंकड़ों से हम इसकी पूरी की पूरी चेष्टा भी यहाँ पर कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया की जो ओवरऑल जीडीपी होती थी वो अभी फ़िलहाल में कितनी हुई है, 23% ही बढ़ी है यहाँ पर 1990 के दशक से। उस नॉमिनल जीडीपी की जब हम बात करते हैं डॉलर के कंपेयर में, जब हम एडजस्ट नहीं करते हैं महंगाई को और नॉमिनल जीडीपी करके जो प्राइस निकालते हैं उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन चाइना की जब रियल जीडीपी को निकालते हैं तो वो फ़िलहाल में 10% हर साल बढ़ी है 1990 से लेके 2000 के पीरियड के अंदर। इसी वजह से 1990 और 2000 का जो पीरियड है, 10 साल, जो ये एक दशक है, इसको चाइना का समय माना जाता है। 2000 से भी हम देखते हैं कि चाइना और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर इम्प्रूव करता है और वर्ल्ड की 2nd इकोनॉमी बन जाता है 2010 तक पहुँचते पहुँचते। अभी फ़िलहाल जो चाइना की इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो $6.1 ट्रिलियन तक यहाँ पर बन जाती है। 1 ट्रिलियन के अंदर हम देखते हैं 1 लाख करोड़ यहाँ पर डॉलर होते हैं। तो 1 लाख करोड़ डॉलर, और वो भी कितने हो गए, 6 लाख करोड़ डॉलर हो गए थे इसके पास में, कब हो जाते हैं, 2010 तक ये डाटा निकल कर आता है। इंडिया की आज बात करें तो इंडिया की जो फ़िलहाल की जीडीपी है 2021 के हिसाब से हम पहुंच चुके हैं $3.8 ट्रिलियन के ऊपर, और हमारा सपना क्या है कि हमें 2030 तक 5 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था बन जाना है। चाइना के डिकेड्स में बात करें तो चाइना का जो
यहाँ पर डाटा दिखाया गया है कि क्या क्या ग्रोथ थी इंडियन और चाइनीज़ की इकोनॉमीज़ की, वो हम देख सकते हैं कि शुरुआत होती है अगर यूएस डॉलर में देखें जीडीपी को तो 321 जो है वो यहाँ पर होती थी चाइना की, और हम देख पाते हैं कि 394 जो थी वो थी एक्चुअली में चाइना की, और 321 जो थी वो थी इंडिया की। ये क्या है, डॉलर के अंदर है, जीडीपी है। तो ये कितनी थी, बिलियंस के अंदर थी, 394 बिलियन थी 1990 के अंदर, और हम देखते हैं कि इंडिया की जो थी वो 321 बिलियन थी। कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। 1 बिलियन के अंदर जो होता है उसका मतलब होता है 100 करोड़ रुपए। तो लगभग हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, 80 करोड़ रुपए होते हैं, उन 700-800 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या थे, इससे कम चल रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इंडिया की जीडीपी आज के समय में जब 2000 में पहुंचते हैं तो इंडिया की जीडीपी बन पाती है 3416 यानी कि 0.6% से, और फिलहाल तक 2000 तक जो चाइना की जीडीपी है वो बढ़कर हो जाती है 17,963 बिलियन तक की। फिर हम देखते हैं कि करंट में कितनी है। देखिए अभी 1990 में इतनी होती थी, 2000 के अंदर यहाँ पर जो करंट यूएस डॉलर के अंदर जीडीपी पर कैपिटा यानी कि एक इंसान कितना कमा पाता है, तो इंडिया में एक साल में उसकी जो इनकम है डॉलर के हिसाब से वो लगभग 2410 ही है, जो कि हमें लोअर मिडिल क्लास यहाँ पर कंट्री बना देती है। चाइना में अगर हम इसको कंपेयर करें तो पर कैपिटा जो होता था वो होता था 12,720 का, यानी कि पहले जब हमारे साथ में था तो 347 ही ऐसे डॉलर होते थे जो एक इंसान एक साल में कमा पाता था, और इंडिया में उसको 368 से कमा पा रहा था। यानी इंडिया क्या था, पर कैपिटा में बहुत ही अच्छा था यहाँ पर चाइना से। लेकिन इंडिया की ग्रोथ उतनी स्पीड से नहीं हो पाई जितनी स्पीड से चाइना यहाँ पर आगे बढ़ गया। खास करके फ़र्क अगर हम देखें तो लगभग 10 गुना का यहाँ पर फ़र्क आ गया, 10 टाइम्स का यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। अब वर्ल्ड की जीडीपी रैंकिंग से भी हम देख सकते हैं कि 1910 का दशक था उसमें यूएस सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में मजबूत था, फिर जापान आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा, स्पेन, रशिया, ब्राज़ील, और हम देखते हैं 11वें नंबर पर यहाँ पर चाइना आता है और 12वें नंबर पर इंडिया आता है। 2000 तक इंडिया की पोजीशन जो है वो और कम हो गई क्योंकि स्पेन से भी ऊपर यहाँ पर कोरिया आ जाता है, और चाइना, कोरिया, स्पेन, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, इटली इन सब को छोड़ के चला जाता है 5वें नंबर पर, क्योंकि उससे ऊपर कौन रह जाता है, यूएस, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस और चाइना। 2010 के अंदर ही यहाँ पर जो चाइना है वो अगेन और बड़ी जंप लगाता है, कूद लगाता है, और ऊपर सिर्फ उससे चाइना के ऊपर यूएस बच जाता है। जापान जो है वो 3रे नंबर पर चली जाती है जो कि कभी 2रे नंबर पे होती थी। जर्मनी यहाँ पर 4th नंबर पे आ जाती है, फ्रांस 5th नंबर पे आ जाता है। इंडिया अभी थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहा था, वो क्या है 6th-7th नंबर के ऊपर आ जाता है, इटली से वो पीछे रह जाता है। 2013 में हम देखते हैं कि इंडिया अगेन यहाँ पर यूएस पहले नंबर पे है, इंडिया हमने क्योंकि सिर्फ इंडिया तक ही देखना तो उसी तरफ से हम देख रहे हैं। जापान 3रे नंबर पर आता है, जर्मनी 4थे नंबर पर आता है, फ्रांस 5th, यूके 6th, ब्राज़ील 7th, रशिया 8th, इटली 9th, और इंडिया जो है वो 10th पोजीशन के ऊपर 2013 में बैठा हुआ है। हालांकि 2022 तक इंडिया ने बहुत अच्छा किया। अब आप देखिए हर एक यहाँ पर क्या है 10-10 साल का ऑलमोस्ट फ़र्क है। तो पिछले 40 साल में इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी कुछ सुधर नहीं रही थी, लेकिन पिछले 10 साल में एक दशक के अंदर इंडिया की पोजीशन सुधरती है और हम देखते हैं इंडिया पहुँच जाता है 4थे नंबर के ऊपर। यानी कि इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पर, फ्रांस को अपने से पीछे छोड़ देता है। इंडिया के पीछे क्या आएगा, फ्रांस आएगा। अब हमारा ये मानना है कि 2030 तक जिस स्पीड से हम चल रहे हैं तो जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे और इंडिया 2030 तक 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और 2040 तक हमें क्या करना है, जापान को भी पीछे छोड़ना है, और उसके बाद हम जो होंगे वो 3rd यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगेन यही है कि हमें चाइना से सीखना होगा, क्योंकि हर दशक के अंदर चाइना ने बहुत लंबी लंबी छलांग लगाई और उसके बाद में उसने अपनी जो पोजीशन है वो भी आज तक बढ़ा कर रखी। इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पर कैपिटा को फोकस में रखना। यहाँ पर ऑथर जो है उनका मानना है कि देखिए जीडीपी अगर आपको नंबर्स में बढ़ानी है, मान लीजिए हमारा टारगेट है 2030 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने का, अब उसको बढ़ाकर हमें क्या करना है, एक समय पे अगर हमें जापान को पीछे छोड़ना है, चाइना से भी टक्कर लेनी है, तो चाइना की जो आज के समय पे जीडीपी है वो लगभग $15.6 ट्रिलियन की है, हमसे तो बहुत ज़्यादा है।
राइट। तो इससे अगर हम लड़ेंगे तो हमारी जो ग्रोथ होगी, जैसे कि हम चाइना की देखते हैं, वो हर साल 10% की ग्रोथ के साथ में बढ़ रहा था और इसी वजह से उसके जो जंप है, उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर ज़्यादा थी। उन्होंने बहुत ध्यान दिया है पर कैपिटा के ऊपर, क्योंकि ये पर कैपिटा जो कभी हमसे कम होता था वो पर कैपिटा आज हमसे 10 गुना ज़्यादा है। तो इसी वजह से इंडिया को भी अगर ग्रोथ करनी है तो उसको हर जो एक इंसान है हमारे यहाँ पर उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ओवरऑल जीडीपी है उसको बढ़ा सकते हैं। चाइना की स्टोरी खुद में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसमें लगभग उन्होंने 46 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन किया है अपनी इकोनॉमी का 1990 से लेके 2022 तक, यानी कि 40 या 46 समय ज़्यादा बार वो आगे बढ़े हैं। और इंडिया ने कितना किया है, 11 टाइम्स पे, यानी कि 11 फोल्ड्स इंडिया पहुंचा है। तो कहाँ 46 फोल्ड्स है और कहाँ इंडिया का 11 फोल्ड्स है। हालांकि इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन एज कम्पेयर टू चाइना तो नहीं किया, लेकिन ठीक है, समय अभी भी है। अभी भी इंडिया को जो मोदी जी का टारगेट है कि विकसित भारत बनाना है या डेवलप इंडिया बनाना है 2047 तक, तो उसमें इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट 6% से जो ग्रोथ है वो अभी हमारी करंटली चल रही है, जो कि थोड़ा कम हो गई थी। हम देखते हैं 2013 तक इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 5.9% से चल रही थी और 2013 के बाद में ये 5.7% पे आ गई है। फिलहाल इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको 6% करंट जो डॉलर का रेट है उसके हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा। और उसी के बाद अगर ये ग्रो होता रहता है तो 2028 तक ही हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड की नंबर 3 पे आ जाएंगे। जापान और जर्मनी दोनों को ही छोड़ देंगे सिर्फ अगले 4 साल में हमसे पीछे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को अभी इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। और इंडिया की जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अगर 5% तक भी अगले 30 सालों तक चलती रहती है तो हमारी जो इकोनॉमी होगी वो 332% तक बढ़ जाएगी। तो अगले 30 सालों में ये रिजल्ट आएगा, यानी कि आज जो हमारी इकोनॉमी है वो आज से 4.32 टाइम्स हो जाएगी। आज हमारी इकोनॉमी हम देख पाते हैं 3.8 है, या फिर हम ऑलमोस्ट 4 इसको मान सकते हैं। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऑलमोस्ट हम लोग अगले 30 साल के अंदर, यानी कि आज 2024 है तो 2054 तक 16 यहाँ पर डॉलर ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बन सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल ये ग्रोथ रेट है। 5% क्या होता है, बहुत कम ग्रोथ रेट होता है। हम तो इससे ज़्यादा अच्छे से बेहतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस पे भी चलते हैं तो भी हमारी इकोनॉमी का साइज़ इतना लार्ज हो जाएगा आज जो साइज़ चाइना की इकोनॉमी का है। खैर, इसी के ऊपर काम हो रही है। ऑथर का यही बोलना है कि अगर हम एनालाइज करेंगे तो समझ पाएंगे कि इंडिया जो है वो एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है और इसको जो डेवलप कंट्री होती है उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो होती है वो मानी जाती है $13,886 से ज़्यादा। तो ये जीडीपी का अगर एक इंसान कमा पा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कोई एक विकसित भारत के अंदर या विकसित कंट्री का है वो मेंबर माना जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल और केवल $2,500 भी डॉलर नहीं कमाए जा रहे हैं तो इसी वजह से हम लोग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। चाइना फिलहाल में एक अपर मिडिल इनकम कंट्री में आता है क्योंकि उसका जो ब्रैकेट बनाया गया है वो बनाया गया है $4,466 से लेके 13,845 तक का। तो ये इस रेंज में आता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होने वाला है। चाइना भी बहुत जल्दी इसको पार कर जाएगा और अगले 5 से 6 साल के अंदर चाइना भी क्या होगा, एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। खैर, इसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग भी अगर पूछा जाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इसको अचीव किया जा सकता है तो इस आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस के अंदर। आर्टिकल बात कर रहा है कि जो एजुकेशन के अंदर गैप्स हैं उनको कैसे यहाँ पर भरा जाए, जो ब्रिजेस है उसको कैसे एक पुल बनाया जाए जो जगह खाली है उसके अंदर। तो ये आर्टिकल लिखा गया है सुदीप्ता दत्ता के द्वारा। बात करते हैं कि एनुअल स्टेटस जो है एजुकेशन रिपोर्ट्स का, ये एक रिपोर्ट छापी गई थी ASER के द्वारा और ये बात कर रही है कि कैसे एक बेसिक से ज़्यादा, जनवरी में रिपोर्ट आती है और बताती है कि जो एज ग्रुप में 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर जो बेसिक सेकंड क्लास तक का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने की क्षमता होती है उनको भी उसमें से ऐसे है कि 25% बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही बड़ी ये बात हो जाती है कि इतना भी एक बच्चा नहीं कर पा रहा है। जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वो उसमें भी स्ट्रगल करते हैं, चाहे उनको क्लास 3 या क्लास 4 का ही मैथमेटिक्स यानी कि मैथ पढ़ना होता है वो भी उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंडिया के कहीं ना कहीं एजुकेशन की जो कमी है, जो क्वालिटी है, हो सकता है कि क्वांटिटी में आप एजुकेशन बहुत सारे बच्चों को दे रहे हो लेकिन क्वालिटी में पीछे रह जा रहे हैं और इसी को कैसे कम किया जाए। ये जो सर्वे किया गया था, एक हाउस होल्ड सर्वे भी कंडक्ट किया जाता है 28
डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 26 जो स्टेट है इंडिया के अंदर उसमें, जिसमें से 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाता है। उसके अंदर अर्बन स्टूडेंट्स भी आते हैं, रूरल स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इसमें पता चलता है कि 25% जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं 14 से लेकर 18 साल तक के, वो सही में क्लास 2 जो होती है उसका भी टेक्स्ट जो उनकी खुद की वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर है, यानी कि आप मान लीजिए कहीं से गुजराती हो तो गुजराती के अंदर जो एक कोई टेक्स्ट है क्लास 2 के बच्चों का वो उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 100 में से हर जो 25 बच्चे होंगे वो उसको ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो ओल्डर तो हो रहे हैं, बड़े तो हो रहे हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका जो ड्रॉप आउट का यहाँ पर परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बच्चे क्या हो रहे हैं, स्कूल में से बाहर निकल जाते हैं। तो 3.9% ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल की स्कूल तक गए ही नहीं है एज के अंदर कभी भी, और दूसरे ऐसे हैं कि जो 32.6% ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर 18 साल के हो चुके हैं और स्कूल में जाने के बाद में उसके बाद में वो क्या करते हैं कि वहाँ से बाहर निकल जाते हैं 12th के बाद में, 18 के प्लस की जो उनकी एज होती है उसके बाद में पढ़ाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट डाटा है यहाँ पर 5.6% का जिन्होंने वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए यहाँ पर स्किल लिया हुआ। वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आप कोई स्किल सीख रहे हो, स्किल में कुछ भी हो सकता है, मे बी आप कुछ इंजीनियरिंग का कुछ स्किल सीख रहे हो, आप एनीथिंग, ऐसी जो स्किल्स बहुत सारी प्रोवाइड करवाई जाती है इस एज ग्रुप में, खास करके स्कूल्स में इसको करवाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो फिलहाल में जॉब की जो डिमांड्स है उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि आप ऐसे कुछ तरीके से चेंज लेकर आइए। अब हम देखते हैं कि एक और रिपोर्ट छपती है जो कि बात करती है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ये रिपोर्ट जो है वो है एजुकेशन इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो। अब ये लिखी गई है रामदास रूपावत के द्वारा। ये कहते हैं कि कैसे जब ट्राइबल्स की बात आती है तो उनके साथ तो और भी ज़्यादा खराब यहाँ पर होता है, क्योंकि ट्राइबल्स एक ऐसे ग्रुप है, यानी कि जनजातीय एक जो समूह है वो एक ऐसा समूह है जो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज के अंदर फ़िलहाल है। बहुत सारे ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं जो फ़िलहाल ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन फिलहाल के लिए नहीं दी गई है। पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो भी उनको फॉर्मल एजुकेशन के लिए एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी यही बताती है कि स्टेट से स्टेट में अगर हम देखें तो जो फेमिलियर प्रॉब्लम है, एक जैसी जो समस्याएं निकल कर आती हैं बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स के बच्चों के लिए, वो दिखाई दे रही हैं। लोकल डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि रूपावत अपने ही आर्टिकल में ये आर्ग्यू करते हैं कि एजुकेशन का जो अरेंजमेंट है इंडिया के अंदर में वो कहीं नहीं फाइंड होता कि रेजिडेंट ट्राइबल स्टैंडर्ड के ऊपर वो कहीं पर भी मैच हो जाए। अब रेजिडेंट ट्राइबल सेंटर क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड हम किसी भी चीज़ का नापते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है वो आराम से रह कर पढ़ाई कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो उस स्टैंडर्ड तक यहाँ पर इंडिया के अंदर में एटलीस्ट कोई भी ऐसे स्कूल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिखाई नहीं देते जो ट्राइबल बच्चों को उतनी अच्छी यहाँ पर सुविधा प्राप्त करवा सके। हालांकि आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनके लिए एकलव्य नाम की स्कीम चलाई गई है स्कूल्स की, उसमें उनको लाया भी जाता है, वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो इसको प्रोवाइड करवा पाते हैं या इसके अंदर इनरिच कर पाते हैं, जा पाते हैं। तो यही है कि लिस्ट एडवांटेजमेंट हो रहा है। 2022 में एक बुक आती है मेकिंग ब्यूरोक्रेसी वर्क, नॉर्म्स, एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन रूरल इंडिया, कैम्ब्रिज के द्वारा इसको छापा जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस जो है, अक्षय मागला जो इसके यहाँ पर ऑथर होते हैं, वो बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन ग्रामीण जो भारत है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे जिम्मेदार है और कैसे वो एक्चुअली में उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर भी सकती है। बात होती है कि जो साल है एथनोग्राफिक फील्ड रिसर्च के अंदर, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसमें यहाँ पर कुछ रिसर्च किया गया और उसमें समझा गया कि जो इनफॉर्मल रूल्स होते हैं, यानी कि वो क्या है, फॉर्मल नियम नहीं है, यहाँ पर इनफॉर्मल रूल्स ऐसे होते हैं जो किसी सिविल सर्विस को, किसी जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये समझाता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स में एवरीडे जो रिलेशन है सिटीजन्स के साथ में उसको कैसे करना है, डाइवर्स वे कैसे हो सकते हैं, किसी भी पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से आप कैसे उसको लागू कर सकते हो, काम में लेके आ सकते हो और बेटर आउटकम्स, ज़्यादा से ज़्यादा उससे जितने बेहतर रिजल्ट निकल के आए वो कैसे निकाले जा सकते हैं। इसी के अंदर यहाँ पर बात होती है कि जो एक्सपेंशन है प्राइमरी स्कूलिंग का, यानी छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है वो एक डिसहार्टनिंग ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। मिलियंस जो बच्चे हैं, लाखों में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर ही रह जाते हैं, जिनको जो एब्सिमल क्वालिटी की या तो स्टडी मिल
मिलती ही नहीं है, और मिलती है तो वो बहुत ही कम उसका लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल उनको नहीं मिल पाता है। उनमें उनके जो स्कूल की बिल्डिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, उनको बैठने के लिए ठीक से सुविधा नहीं मिलती है, उनके टीचर्स जो होते हैं वो काफ़ी समय तक स्कूल में एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, डिसफंक्शनल उनकी क्लासरूम होती है, बोर्ड उनमें ठीक से नहीं लगा हुआ है, मॉनिटरिंग की उसके अंदर कमी है कि जो उसके ऊपर नज़र रख सके वहाँ पर। और इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उस पर इम्पैक्ट जो हम देख पाते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्टिव में भी देख पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अब यहाँ पर अच्छे से आप लोग काम ही नहीं कर रहे हो, उनको प्राइमरी एजुकेशन ही टाइम पे नहीं आ पा रही है, फिर 14 से जो 18 के एज ग्रुप में जा रहे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन कोई नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अब जो ये ग्रुप होगा जब इसको जॉब चाहिए तो ना ही इनके पास कोई स्किल है खासी, और ना ही इनके पास हम देख पाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है, हो सकता है कि इन्होंने 12th तक पढ़ाई की, हो सकता है कि इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली हो, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इनके पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो यही कारण है कि एजुकेशन के अंदर जब हम इन आंकड़ों को लेते हैं तो फंडामेंटल चैलेंज यही दिखाया जाता है एजुकेशन के अंदर समय में कि कैसे कंसीव करें और कैसे जो एलिमेंट है कि एक डेमोक्रेटिक माहौल बना रह सके स्कूलों के अंदर में, ढंग से बच्चा पढ़ सके, उसको लेकर आया जाए। देखिए ये सच्चाई है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें बहुत ही अन्याय है, बहुत ही जो चीज़ें होती हैं वो समान नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं, हाईली अनइक्वल वर्ल्ड है जैसे हमारे में। और इसमें सोसाइटिकल माइंड जो है लोगों का इनइक्वालिटी से लेके, असमानता से लेके, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव सोसाइटी के अंदर ही जमा हुआ है, चाहे वो कास्ट के ऊपर देखें हम, चाहे वो रिलीजन के ऊपर देखें हम, चाहे वो हम फिर बाद में देखते हैं किसी भी रेस के ऊपर। तो ये सब लोगों के दिमाग के अंदर घर कर चुके हैं और वहाँ पर इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्सेज का वो एक्चुअली में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और उसको बाईपास भी नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको बाईपास कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी मदद नहीं होगी, और जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं वो इसी तरीके से दिखाई देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शुड स्टेट गवर्नमेंट्स बोरो मोर। देखिए आर्टिकल बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और केरला के अंदर हुए एक केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, केरला गवर्नमेंट उसके पास एक केस लेकर आती है, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और कहती है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो हमें ज़्यादा पैसा लेने नहीं दे रही है। अब पैसा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में कैसा आता है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पास में 3 तरीके से पैसा आ सकता है। हम सब जानते हैं कि जो ज़्यादातर टैक्स होता है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मोस्टली उसको कौन कलेक्ट करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। यूनियन गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करती है या टैक्सेस कलेक्ट करती है, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए किस स्टेट को कितना पैसा देना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर फाइनेंस कमीशन बनता है जिसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और फाइनेंस जो कमिश्नर होता है वो बताता है कि केरला को इतने पैसों की ज़रूरत है, हम देख पाएंगे सिक्किम को इतने पैसे की ज़रूरत है, दिल्ली को इतने पैसे की ज़रूरत है, इन सबको इतने इतने पैसे दे दीजिए। इसके अलावा स्टेट का खुद का जो कुछ हम देख पाते हैं कि टैक्स होते हैं छोटे मोटे, जैसे कि हाउसिंग के ऊपर यहाँ पर टैक्स लग गया है, म्यूनसिपैलिटीज़ के थ्रू उनके पास आता है, एक सोर्स उनका वो हो गया। दूसरा जो उनका सोर्स होता है वो होता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो यूनियन गवर्नमेंट से मिल रहा है। और तीसरा उनका सोर्स होता है कि वो बोरो कर सकती हैं, पैसे को वो बाहर से उठा सकती हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट से उठाए, चाहे वो अपने जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनको यहाँ पर इशू करे और उसके बाद में लोगों से पैसा उठाए कि 100 रुपये का हमारा ये बॉन्ड होगा, आप एक काम कर लीजिए, इसको खरीद लीजिए, इसको 1 साल के बाद में इसके बदले में हम आपको 108 रुपये देंगे, 8% का इंटरेस्ट देंगे, और आप क्या करिए तब तक हमें 100 रुपये दे दीजिए। तो ऐसे किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स यहाँ पर खरीद लिए हैं। अब 1 लाख के ऊपर हम देख पाएंगे उसको क्या मिलेगा, 8% के हिसाब से भी अगर आप इसमें देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि उसकी जो मनी होगी वो काफ़ी मात्रा में, खास करके 8,000 रुपये जो इससे निकल कर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इससे बढ़ जाएंगे। तो ये एक वो होता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा 3 तरीके से पैसे उठाने का। इसके ऊपर कुछ रूल्स लगाए हुए हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या रूल्स लगाए हुए हैं कि केवल जो जितनी जीडीपी है किसी स्टेट की उसकी वो 3.5% ही पैसे को बोरो कर सकती है, उधार में ले सकती है। अब केरला गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो स्पेंड किए जा रही है यहाँ पर सोशल सर्विसेज के ऊपर, और उनको उनके जितने भी खर्चे हैं उसको क्लियर करने के लिए केवल और केवल 3.6% ही ऐसी मनी है जिसको बोरो करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये जो लिमिट लगाई गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक्सीड कर रही है, बाहर जा रही है, तो इसी वजह से केरला गवर्नमेंट जाती है सुप्रीम कोर्ट में और कहती है कि यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में फेडरलिज्म को ख़त्म कर रही है, वो हमारे ऊपर बेवजह के लिमिट्स लगा
लगा रही है। अब ये जो केस है वो चला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर। इसमें जो भी आगे अलग अलग घटनाएं आएंगी, नए नए रूप निकलेंगे, नई नई जजमेंट्स आएंगे, वो हम आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो एक्चुअली में केंद्र के अंदर सेंट्रलाइज्ड नहीं है, विकेंद्रित नहीं है। एक्चुअली में वो क्या है, अलग अलग जगह पे बटी हुई है। तो सेंटर की कुछ पावर्स होती हैं, कुछ पावर्स यहाँ पर स्टेट्स की होती हैं। अब ये पावर्स जो बताई गई है ये बताई जाती है शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसमें हम 3 लिस्ट को देख पाते हैं। एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर अलग अलग जो भी पावर सेंटर के कानून बना सकते हैं उसके ऊपर होगी। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट जो होती है वो कानून बनाती है। और थर्ड होती है यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट या फिर समावर्ती जो लिस्ट होती है उसके अंदर दोनों ही सरकारें जो होंगी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, वो यहाँ पर कानून बना पाएंगे। अब एक चार्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कैसे जो स्टेट के द्वारा डेवलपमेंट है वो रिसेंट ईयर में बढ़ रहा है, और जो यूनियन के द्वारा डेवलपमेंट या स्कीम्स के ऊपर पैसा लगता है वो एक्चुअली में वैसा का वैसा ही है। स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कभी परसेंटेज होता था 2010 के अंदर 10% या 8% ही उनकी जीडीपी का वो खर्च करते थे गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर में, या फिर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड जो पैसा वो खर्च किया जाता था वो अब बढ़ के आराम से हो चुका है यहाँ पर लगभग 13%। और जो यूनियन जो गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी, 5% यहाँ पर खर्च करती थी, जो अब 6% तक बढ़ा, तो ज़्यादा उसमें बढ़ा नहीं है। चार्ट तो दिखाता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सोशल सर्विसेज के ऊपर कितना परसेंट यहाँ पर बजट से निकालकर जो उनका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल मिला के होता है उसको देती है। तो केरला की सोशल स्कीम्स को दिखाया गया, और साथ ही में जितनी भी स्टेट है उनकी सोशल स्कीम्स के ऊपर जितना उन्होंने पैसा लगाया है उसको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो केरला की जो सोशल स्कीम्स है एक्चुअली में उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा है। केरला की जो सोशल स्कीम्स है इंक्लूडिंग एलएसबी जो स्पेंडिंग है वो धीरे धीरे पहले बहुत ज़्यादा होती थी, 45% तक होती थी, वो अब पहुंचकर यहाँ पर 30% तक बढ़ गई है। और जितनी और स्टेट यहाँ पर सोशल स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है उनकी जो जीडीपी का परसेंटेज हो गया वो थोड़ा सा बढ़ा है। कभी 30 वो होता था और अब बढ़कर वो हो गया 35 तक। अब इसमें क्या क्या खर्चा किया जा रहा है, तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 10.6% का यहाँ पर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ केरला ने 2022-23 के अंदर। फिर अदर जनरल जो सर्विसेज के ऊपर उन्होंने खर्चा किया वो किया 11.7% का। पेंशन्स में उन्होंने 16.4% जो उनकी जीडीपी है उसका पैसा दिया। इंटरेस्ट जो देने थे पेमेंट्स के उस पर लगे 15.9%। एलएसजीज के ऊपर लगे 6%। इकोनॉमिक सर्विस हम देखते हैं 7.7%। सोशल सर्विसेज यहाँ पर 31.7% तक हो जाती हैं। ये थी कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें जो कि स्टेट के रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है वाई विस्तारा पायलट्स आर अनहैप्पी बिफोर एयर इंडिया मर्जर। देखिए ये इंपॉर्टेंट वैसे तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेंस में आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है एयरलाइंस की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसमें इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो लिखे जा सकते हैं। खैर देखते हैं कि विस्तारा जो है अगले साल में टाटा के द्वारा चलाया गया ये एक्चुअली में एक एयरलाइन है जिसका मर्जर होने वाला है, मिलने वाली है ये एयरलाइन एयर इंडिया के साथ में। अगले साल तक ये एयर इंडिया में बनेगी और इसी की वजह से कुछ ऐसे पायलट्स हैं जो इस वजह से अनहैप्पी हैं, वो लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, सिक लीव्स ले लिए हैं उन्होंने, और जिसकी वजह से विस्तारा में हम देखते हैं कि थर्सडे के अंदर बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं 90 से ज़्यादा ऐसी फ्लाइट्स थी जिनको डिले किया गया, 50 से ज़्यादा ऐसी फ्लाइट्स थी जिनको यहाँ पर कैंसिल ही करना पड़ा क्योंकि उनको उड़ाने के लिए पायलट्स नहीं थे। अब इसके दो कारण माने जा रहे हैं। पहला रीज़न ये माना जा रहा है कि पायलट्स को क्योंकि एक नया पेंशन का रूल बना है, अब उसमें जो सैलरी का रूल है उसमें माना जा रहा है कि अभी जो पायलट्स होंगे वो केवल 50 घंटे ही हफ्ते में जो काम करते हैं उड़ाते हैं उन्हीं के पैसे उनको मिलेंगे। पहले ये 70 आवर्स तक का होता था कि एक इंसान 7 दिन के अंदर 70 घंटे की फ्लाइट्स करता है तो उसको उतनी पेमेंट मिल सकती थी। कुछ पायलट्स का मानना है खासकर कि जो यहाँ पर हाई क्लास के हैं, जो कि थोड़ा हम देख पाते हैं कि जो लीडर तरीके से एक पायलट जो हैं बड़े हैं, उनको लगता है कि उनकी जो यहाँ पर इनकम होगी वो इसकी वजह से अब कम हो जाएगी। दूसरा कारण यही है कि अब जो टाटा में इसका मर्जर होगा तो पायलट्स की थोड़ी कमी हो सकती है जिसकी वजह से उनकी जॉब है, करियर जो उनका होगा उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द डेमोग्राफिक विंडो। इंडिया मस्ट प्रिपेयर टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग फ्रॉम फॉल इन फर्टिलिटी रेट एंड टू डील विद चैलेंज दैट फॉलो।
आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ कुंडू एंड पीसी मनोहन के द्वारा। कहते हैं कि यूएन की पॉपुलेशन डिवीजन की तरफ से अभी एक प्रोजेक्शन आया है जिसमें पता चला है कि इंडिया जो है वो एक्चुअली में 2000 यहाँ पर 51 तक 1.7 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशियस कंट्री बन जाएगी। 1.7 बिलियन से मतलब है कि हमारे यहाँ पर 170 करोड़ लोग होंगे और उसी के बाद में हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करनी शुरू करेगी, उसके अंदर कमी आनी शुरू होगी। आर्टिकल बताता है कि इसकी वजह से जो इसका और भी कारण है उसमें आता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी महिलाएं जो हैं वो फिलहाल उनका फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, जिसके इम्पैक्ट अच्छे होंगे। लेकिन क्योंकि अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नए बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो मॉर्टेलिटी रेट होता था इन्फेंट्स का, जो बच्चे पहले जन्म लेते ही मर जाते थे, लेकिन अब मेडिकल सुविधाओं की वजह से उसमें बहुत कमी आई है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, वो डिक्लाइन के ऊपर नहीं जा रही है। डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ में जब आप ऊपर सबसे पहुंच जाते हो तो उसके बाद आप नीचे किस तरीके से आते हो। तो ऊपर की तरफ अभी हम 2051 तक लगातार इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी और उसके बाद से एकदम से डिक्लाइन आना शुरू होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने जो वुमन होती है अगर उनका फर्टिलिटी रेट भी कम होता है यहाँ पे, तो देख पाते हैं कि कैसे वो लेबर में ज़्यादा इंडल्ज होंगी, क्योंकि बच्चों के साथ में ये हमेशा माना जाता है कि 2 से या ज़्यादा यहाँ पर अगर किसी वुमन के बच्चे हैं तो वो उन्हीं की परवरिश में लग जाती है और जो उसके अच्छे दिन होते हैं लेबर के अंदर आने के, यानी कि वर्क फोर्स में आने के, वो उनको मिस कर देती है। उसके बाद उनके पास वो स्किल नहीं रहती है जिससे वो वर्क फोर्स के अंदर आए। तो इससे ज़्यादा महिलाएँ जो होंगी वो ज़्यादा महिलाएँ यहाँ पर कामकाजी बनेंगी, सामने आएंगी, जिसकी वजह से जो हाउसिंग कंडीशन होती है या ओल्ड एज सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी मजबूत होगा। वुमेन्स की एजुकेशन जो होगी उसमें राइज आएगा और इसी तरीके से अलग फैक्टर्स की तरफ में भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। पहला जो इम्पैक्ट होगा रैपिड डिक्लाइन का, जब टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है वो फॉल करेगा किसी डिपेंडेंसी रेट के तहत, तो लार्जर शेयर जो है वर्किंग अडल्ट का पॉपुलेशन में वो ओवरऑल सरप्लस करेगी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उसमें पॉजिटिव हम यहाँ पर ट्रांसफर को देख पाएंगे। अब कुछ और आंकड़े भी दिए गए हैं। देखिए, नोट किया गया है कि जो डिक्लाइन होगा वो अनइवन होगा। ऐसे नहीं होगा कि सभी स्टेट में एक ही तरीके से यहाँ पर कमी आ रही है फर्टिलिटी रेट के अंदर, बल्कि जो लार्जर स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार एंड झारखंड, वो रिप्लेसमेंट का जो लेवल होगा फर्टिलिटी का वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाएंगी। यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन होगी पॉपुलेशन की वो भी बेहतर होगी, लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट ज़्यादा होंगे, लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो वेरिएशंस है इसका मतलब होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में फर्टिलिटी रेट कमी से हो रहा है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कम हो रहा है, तीसरी डिस्ट्रिक्ट में उससे भी कम हो रहा है और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो ये होते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बहुत सारे अंतर हैं, एक समान से कुछ भी नहीं हो रहा है। ओडिशा एक ऐसी स्टेट बनने वाली है जिसमें फास्टेस्ट ट्रांजिशन होगा पुअर स्टेट्स के अंदर, यानी कि जो गरीब स्टेट्स हैं, और इसके अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घटकर यहाँ पर 1.51 हो जाएगा 2036 तक। तो 1.51 यहाँ पर होगा 2036 तक, जिसका मतलब है एक महिला जो कि एवरेज 1.5 बच्चों को यहाँ पर जन्म देगी। अब इसी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि जो शिफ्टिंग होगी वर्क फोर्स की एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रीज तक और सर्विसेज जो होंगी वो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, ज़मीन और भी कम होगी, पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो लोग होंगे वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा आएंगे, सेक्टर की तरफ ज़्यादा आएंगे। स्किल डेवलपमेंट जो होगा एससीज एंड एसटी में, या जो रिलीजन माइनॉरिटी होती हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लेबर से पीछे ना रहें और ग्रोइंग जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर आ सके। एशिया 2050 की भी रिपोर्ट आती है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, और उन्होंने बताया कि 21वीं सदी जो है वो एशिया की है। इंडिया जो होगा वो इसमें बहुत ही मेजर एक्टर रहेगा और इंडिया की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इनएविटेबल नहीं है, उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में भी, इकोनॉमी के अंदर भी, वो यहाँ पर बहुत बेहतर होने वाली है। तो हमारे पास 21वीं सदी के ऑलरेडी यहाँ पर 24 साल जा चुकी है, बचे हैं
ऑलमोस्ट 76 ईयर्स, और देखते हैं कि इसमें कितनी बेहतरी से काम किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इम्प्रूवमेंट करना जीवन के अंदर जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो एसोसिएट किया गया है एज्ड प्रॉब्लम्स के साथ में, और जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से हाई डिमांड हो जाती है हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ की। इंडिया को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे जैसे यहाँ पर जो प्रेडिक्टेड टाइम है इंडिया का, जो यूथ का टाइम होगा, वो एक टाइम पे इंडिया 2070-90 तक यहाँ पर क्या बन जाएगा, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन होगी यूथ की वो एज्ड पॉपुलेशन की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। जो समस्या फिलहाल अभी जापान जूझ रहा है जिस समस्या से, वो इंडिया को भी जूझनी पड़ेगी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से। तो खैर ये कुछ आंकड़े थे हमारे पास जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ऐसे के पेपर के अंदर, लिख सकते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, या फिर अगर कोई सोशल जस्टिस से रिलेटेड या सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड सवाल आता है, तो इन सभी आंकड़ों के साथ में बताया जा सकता है कि हाँ ये अच्छा है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन जो हमारा ट्रेंड होगा वो भी यहाँ पर धीरे धीरे सेट होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ताइवान इज इन सिस्मिकली एक्टिव जोन रिंगिंग द पैसिफिक, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक हैपन इन दिस रिंग। देखिए बात हो रही है यहाँ पर रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर क्या है, देखिए अभी क्या होता है ताइवान के अंदर कल ही के दिन एक बहुत ही बड़ा एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, जिसमें 900 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। वो अर्थक्वेक जो था उसका मैग्नीट्यूड बताया गया है 7.2 का, और इसकी इंटेंसिटी जो होती है कितनी ज़्यादा हो सकती है कि पिछले 25 सालों में कभी भी ऐसा जो अर्थक्वेक है, ऐसा जो भूकंप था वो ताइवान में नहीं हुआ था। इसका जो एपी सेंटर था वो लगभग 18 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट ऑफ हुलिन कंट्री था, ईस्टर्न ताइवान से। मैग्नीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा था। अब हम देखते हैं कि ताइवान में ऐसा हुआ क्यों, और ताइवान में इतने ज़्यादा जो अर्थक्वेक हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि ताइवान पड़ता है रिंग ऑफ फायर के बीच में। रिंग ऑफ फायर का सीधा सीधा मतलब जो होता है वो होता है कि एक ऐसी हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनो, बहुत सारी ज्वालामुखी ऐसी हैं जो प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर बनी हुई है, समुद्र के अंदर ये ज्वालामुखी हैं, कभी कभी फटती रहती हैं और फ्रिंज जो है पैसिफिक ओशन में दिखाई देती हैं। ये लगभग 40,250 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे कि आप यहाँ पर हम देख पाएंगे नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर यूरोशियन प्लेट है, एशियन प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, और ऐसे ही जो मेजर प्लेट्स होती हैं अमेरिकन, जुआन द फूको, कोस्कोस, कैरिबियन, नजका, अंटार्कटिक, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, फिलीपींस, ये सभी ऐसी प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर टकराती रहती है। जब इनके साथ में मूवमेंट होती है तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लेट्स जो रिज है, मान लीजिए ये प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है, ये कभी कभी एक दूसरे में फंस जाती है, और जब ये एनर्जी रिलीज करती है एक दूसरे से दूर जाते हुए, तो उसी की वजह से हमें अर्थक्वेक जैसी चीजें दिखाई देती हैं। उन्हीं कारणों की वजह से एलर्जी से यहाँ पर वोल्केनोज भी आते हैं, ज्वालामुखी भी फटती हैं, और इसी एरिया को इसी वजह से रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर जो है ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। यहाँ पे इसका पूरा का पूरा डायग्राम भी आप लोग देख पाएंगे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर करना डिटेल के अंदर। खैर अभी के लिए हमारा जो दोनों न्यूज़पेपर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी अभी तक यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी बेहतर वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।